के बीच में पहुंची हुई है। ये यात्रा चलाने की आवश्यकता हम लोगों को क्यों पड़ रही? क्योंकि इस देश में जिन मुद्दों को लेकर हम लोग ये यात्रा चला रहे हैं, इन मुद्दों को देश की मीडिया के द्वारा दबाने का काम किया जा रहा है, छुपाने का काम किया जा रहा है, हाइड करने का काम किया जा रहा है। तो जिन चीजों को छुपाना चाहते हैं, जो हमारे समाज के हित में जो मुद्दे हैं जिनको वो छुपाना चाहते हैं, उन्हें हम लोगों के बीच में उठाना चाहते हैं, ताकि हमारे जो लोग हैं वो लोग ठीक प्रकार से बातों को समझ सके और अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ सके। तो इसलिए यात्रा हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि सरकार ने जनगणना करने का वादा किया और केवल वादा ही नहीं किया था, कैबिनेट ने मंजूरी दिया था कि जाति आधारित जनगणना की जाए। लेकिन अभी जब जनगणना का नोटिफिकेशन आया पहले चरण के लिए हाउस लिस्टिंग का, तो हाउस लिस्टिंग में सब कुछ पूछा जा रहा है, बस ओबीसी नहीं पूछा जा, जाति नहीं पूछी जा, बाकी सब कुछ पूछा जाए। तो क्यों नहीं पूछा जाए? अगर सरकार ने कैबिनेट में पास किया तो फिर क्यों नहीं पूछा जाए? नहीं पूछा जा रहा है, इसका मतलब यह है कि ओबीसी के साथ धोखेबाजी की जा रही है। ये धोखेबाजी ओबीसी को समझ में नहीं आनी चाहिए, इसलिए मीडिया में इन मुद्दों को लेकर कोई चर्चा नहीं की जा रही। तो जब मीडिया में इन मुद्दों को लेकर चर्चा नहीं की जा रही है, तो हम लोगों ने यह तय किया कि हम लोग इन मुद्दों को लेकर अपने समाज में चर्चा करने का काम करेंगे और इन मुद्दों को लेकर आंदोलन भी करने का काम करेंगे। तो एक साथ दोनों काम हम लोग कर रहे हैं। एक तरफ हम लोग आंदोलन 4 चरण में घोषित किए, जिसके 3 चरण समाप्त हुए, ज्ञापन देने का, धरना करने का और रैली करने का, और अभी चौथा जो चरण है 23 अप्रैल को भारत बंद का। दूसरा, हम लोगों को समाज में निकलकर जगाने और समझाने का काम कर रहे हैं, ताकि सही बात हमारे लोगों को समझ में आए। नहीं तो आजकल तो केवल लड़ाई ही चल रही, आजकल केवल लड़ाई की खबरें टीवी में चल रही है। ईरान और इजराइल की जो लड़ाई चल रही है, केवल उसकी खबरें टीवी में चल रही, और इस खबर में आपकी जनगणना को गायब कर दिया गया है और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि ये लड़ाई के बीच में हमारी जनगणना का मामला खत्म किया जा रहा है। तो इसलिए ये जानकारी हमारे समाज के लोगों को होनी चाहिए, हमारे मुद्दे हमें लगातार उठाते रहने चाहिए, इसके लिए हम लोग ये यात्रा चला रहे हैं। साथियों, इस देश को आजादी को लगभग 78 साल है। जब आजादी को 75 साल पूरा हुआ था, तब आजादी का अमृत उत्सव मनाया गया था, और आजादी का जो अमृत उत्सव मनाया गया था, तो इसमें ताली बजाने के लिए SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को भी शामिल करवाया गया था। केवल ताली बजाने के लिए हमारे लोगों को शामिल करवाया जाता है। गांव-गांव में आजादी का अमृत उत्सव मनाया गया। तो उत्सव में जो लोग शामिल थे उनको हमने पूछा कहां गए थे, कहा आजादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा था, उसमें गए। तो हमने कहा वहां क्या हुआ, उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? कहा उत्सव क्यों मनाया जा रहा है ये नहीं पता है। आजादी को 75 साल पूरे हुए, तो हमने कहा आजादी को 75 साल पूरे हुए, तो उससे कुछ अमृत निकला होगा, जिस अमृत के लिए सरकार उत्सव मनवा रही है। तो हम शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, ओबीसी के लोग, माइनॉरिटी के लोग, हम लोग उस उत्सव में शामिल हो रहे हैं। तो क्या हमने सोचा
कि आजादी के 75 साल में आजादी से जो उत्सव से जो निकला अमृत, उसमें हमारा भी कुछ हिस्सा लगा कि नहीं लगा? क्या हमने इसके बारे में सोचा? अगर हमको ये हिस्सा मिला हो हमारा, तो उत्सव में ताली बजाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर हमको हमारा हिस्सा नहीं मिला आजादी के 75 साल 78 साल बाद भी, और आजादी के अमृत उत्सव में हमसे ताली बजवाई जा रही है और हम बजा रहे हैं, तो निश्चित ही ये जो है चिंता का विषय है कि हमको कुछ मिला भी नहीं और हमारा आदमी ताली भी बजा रहा है। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जब 78 साल में ओबीसी की गिनती ही नहीं हुई, तो बोलने का तो सवाल ही बहुत दूर का। देश में जानवरों की गिनती हो रही, टीचरों को कुत्तों की गिनती करने के लिए ड्यूटी लगाई गई। मुझे उत्तर प्रदेश में बताया गया कि टीचर लोग कुत्ता गिन रहे, कुत्ते की गिनती कर रहे हैं। हमारी नहीं हो रही, कुत्ते की हो रही है, टीचर कर रहे। आजकल टीचरों को अजीब अजीब प्रकार के काम दिए जा रहे हैं। कल मुझे एक टीचर ने बताया, कहा वीडियो फोन करता है, कहता है स्कूल में तो नहीं हो, कहा जैसे लग रहा है कि स्कूल में रहना पाप हो गया। तो हमने कहा ऐसा क्यों कह रहा है? कहा वो FIR वाला मामला, हमको ऑर्डर आया है कि जहां जहां अभी जो जिनको नोटिस जारी हुई थी, अभी जवाब नहीं उन्होंने जमा किया है, उनका कागज जमा कराओ। अब कागज जमा कराना है, उनके गली मोहल्ले उनके घर जाना है। तो हम स्कूल में हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए भी बात कर रही है कि स्कूल में हो। स्कूल में टीचर की ड्यूटी किस लिए? टीचर को नौकरी किस लिए मिली है? टीचर को नौकरी पढ़ाने के लिए मिली है, FIR करने के लिए नहीं। टीचर को जो नौकरी दी गई है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए दी गई है। पढ़ाई का काम बाधित करवा करके सरकार कहीं FIR करवा रही, कहीं कुत्ता गणना करवा रही है, अभी जनगणना करवाएगी, फिर और कुछ करवाएगी। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका लेवल दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। क्यों? मास्टर के ऊपर कड़ाई तो है, लेकिन पढ़ाने के लिए कड़ाई नहीं है, और दूसरे काम करे दे दिए हैं कि वही करो, पढ़ाओ मत। क्योंकि पढ़ाओगे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राए। तो जो पढ़ा लिखा है वो किसके ऊपर गुर्राता है? वो अपने दोस्त को समझता है, अपने दुश्मन को समझता है। तो पढ़ा लिखा आदमी अपने दुश्मन के ऊपर गुर्राता है। लेकिन पढ़ाई लिखाई जब बंद हो जाएगी तो कंपोजिट वाले ठेके घर गांव के पास खोले जा रहे नहीं खोलेगा, तो वो पिएगा तब भी गुर्राएगा, लेकिन तब दुश्मन के ऊपर नहीं गुर्राएगा, अपनी बीवी के ऊपर गुर्राएगा, अपने बच्चे के ऊपर गुर्राएगा, अपनी माँ के ऊपर गुर्राएगा, अपने बाप के ऊपर गुर्राएगा। मतलब दुश्मन चैन की नींद सो सकता है। अगर पढ़ाई लिखाई चौपट हो जाए तो दुश्मन चैन की नींद सोएगा, और हमारा बेटा हमें से भी रोज सुबह शाम लड़ाई करने के लिए तैयार रहेगा। ऐसा तमाम घरों में हो रहा है। मैं कोई काल्पनिक बात नहीं बता रहा, इसका सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं। तो जब वो पी कर आता है ना, तो अगर दाल में नमक ज्यादा हो गया, पूरी थाली उठाकर मुंह में फेंक देता है। तो सबसे ज्यादा शिकार इसका महिला है। ये हो रहा है। तो प्राइमरी एजुकेशन को सरकार चौपट कर रही है, बर्बाद कर रही है, आपकी जड़ों में गर्म पानी डाल रही है। अभी पिछले दिनों तमाम स्कूल मर्ज कर दिए। हम लोग लखनऊ में घेरे सरकार को, जब लखनऊ में सरकार को घेरा हम लोगों ने, तब शिक्षा मंत्री का बयान आया कि अब मर्ज नहीं किए जाए, जो मर्ज किए गए हैं वो वापस किए जाए। बहुत सारे वापस हुए, लेकिन कुछ तब भी बच गए जो वापस नहीं हुए।
तो कहने का मतलब यह है स्कूल बंद किया जा रहा है, ठेके बढ़ाए जा रहे हैं। क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? क्यों? आपका बच्चा अगर पढ़ लिख लेगा तो नौकरी की मांग करेगा, आरक्षण की मांग करेगा, अपने हक अधिकार की मांग करेगा, और तब उसको देना पड़ेगा। वो अपने वोट के अधिकार को समझेगा, किसको देना है किसको नहीं देना है ये समझेगा। और अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा और नशे का आदी होगा तो नशे का आदी होगा, दारू पिला के ले। अभी गांव में घूम, वोट के समय गांव में घूम, तो मैं कहता रहता हूं कि चुनाव हमारे लोगों के लिए उत्सव है, हमारे बहुजन समाज के लिए चुनाव उत्सव जैसा होता है। जब आप गांव में घूमो, क्या पूछते? कुछ लाए हो? क्या पूछते? कुछ लाए हो? अगर कुछ लाए हो तो ठीक है, नहीं लाए हो तुम्हारी बात सुनने का टाइम हमारे पास में नहीं है। तो लाए का क्या मतलब है? क्या पैसा लाए हो? क्या दारू लाए हो? क्या बांटने के लिए साड़ी लाए हो? क्या और कुछ लाए हो? अगर कुछ लाए हो अब तो ठीक है, अगर नहीं लाए हो तुम्हारी बात सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी होगा तो क्या कहें? चलो हम आपको वोट तो देंगे, आप क्या करोगे जीत कर थोड़ा बताओ तो हमको। पढ़ा लिखा आदमी ये नहीं कहेगा कि तुम दारू पिलाओगे कि नहीं पिलाओगे, साड़ी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, कंबल बांट रहे हो नहीं बांट रहे हो, ये नहीं पूछेगा। पढ़ा लिखा आदमी क्या पूछेगा? चलो हम तुमको वोट दे देंगे, लेकिन तुम हमारे समाज के लिए क्या करोगे ये बताओ। तुम्हारी नीति क्या है? तुम्हारी सोच क्या है? तुम्हारी विचारधारा क्या है? क्या तुम फूले साहू अम्बेडकर पेरियार की विचारधारा से हो? क्या तुम तथागत के सम्राट अशोक की विचारधारा से हो? क्या उनको मानते हो? क्या उनकी नीतियों पर काम करोगे? अगर ऐसा करोगे तो वोट देंगे। तो पढ़ा लिखा आदमी तो ऐसा पूछे। हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है, इसके बारे में तुम्हारी क्या सोच है? हमारी एजुकेशन खत्म हो रही है, इसके बारे में तुम्हारी क्या सोच है? पढ़ा लिखा आदमी तो नीति की बात करेगा, विचारधारा की बात करेगा, लेकिन अनपढ़ आदमी और जो नशाखोर हो गया वो क्या बात करेगा? वो केवल जुगाड़ में रहेगा कि हमको सीसी मिल जाए तो आज का दिन तो कम से कम प्रसन्नता से बीत जाएगा, कल कोई दूसरा आ जाएगा उसका देख लेंगे, और वोट किसको जाएगा उसको खुद ही पता नहीं है। शायद आखिरी में जो पिलाता होगा उसको दे देता हो, उसको खुद ही नहीं पता रहता उसको किसको देना। तो ये जानबूझकर इस तरीके का समाज बनाने का काम किया जाए, क्योंकि हमारे समाज के लोगों में चेतना आई, बहुत हमारे पूर्वजों ने मेहनत किया, 3-4 पीढ़ी बहुत जबरदस्त मेहनत की, और उसका नतीजा ये हुआ कि लोग अपने महापुरुषों को जानने लगे, अपने महापुरुषों को समझने लगे। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लोगों ने कहा पढ़ना जरूरी, लोग पढ़े, और पढ़े तो संविधान में व्यवस्था थी, रिजर्वेशन था, नौकरी मिल गई, लोग आगे बढ़ गए, गांव का एक आदमी आगे बढ़ गया, पूरा गांव प्रेरित हो गया कि जब हमारे बीच से ये आदमी आगे बढ़कर अधिकारी हो गया तो हम भी बन सकते हैं। बच्चों में ललच जगी कि हम भी पढ़ेंगे, हम भी आगे चले जाएंगे। लेकिन अब 2 काम किया जा रहा है, सब कुछ प्राइवेट किया जा रहा है। जब सब कुछ प्राइवेट हो रहा है तो आरक्षण 0 हो रहा है। मतलब आप मेहनत से पढ़ोगे तब भी नौकरी मुश्किल है, और एकलव्य का अंगूठा काटने वाले वहां बैठे हुए 2-4 लोग, और लिखित में आप टॉप कर लेंगे, इंटरव्यू में आपका काट लेंगे अंगूठा, तो काट रहे हैं। मतलब निराशाजनक वातावरण पैदा किया जा रहा है कि पढ़ोगे लिखोगे तब भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो आम आदमी क्या सोच रहा है? जब पढ़ने लिखने से नौकरी नहीं मिल रही है तो पढ़ने की क्या जरूरत? आदमी को ये, हमारे समाज को ये समझ नहीं है कि पढ़ाई लिखाई केवल नौकरी का साधन नहीं है। पढ़ाई लिखाई विवेक बुद्धि के विकास का साधन है। एक आदमी होता है एक जानवर, जो जानवर होता है उसके पास सहज बुद्धि होती है, और जो आदमी होता है उसके पास विवेक बुद्धि होती है। यही अंतर है आदमी और जानवर में, और कोई अंतर नहीं। आदमी के पास विवेक बुद्धि है, जानवर के पास सहज बुद्धि है।
लेकिन विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब आपको फायदा देती है। अगर आदमी विवेक बुद्धि का प्रयोग ना करे तो जानवर से भी खराब स्थिति में चला जाता है। जानवर के बच्चे को अगर आप पानी में डाल दो तो तैर के पार हो जाए, आदमी को डाल दो डूब जाएगा। कब? जब तक इसका उपयोग, दिमाग का उपयोग नहीं करेगा, तैरना सीखेगा नहीं कि पानी में उसके शरीर का वजन कैसे हल्का किया जाए ताकि वो पानी के ऊपर तैर सके। ये विवेक बुद्धि का काम है। मतलब आदमी अगर विवेक बुद्धि ना लगाए तो आदमी जानवर से बदतर हो जाता है। तो हमारे लोगों की क्या स्थिति? तो चाहते हैं कि ये लोग पढ़े लिखे ना, और हमारे लोग भी नहीं समझते कि पढ़ाई लिखाई से विवेक बुद्धि डेवलप होती। तो हमारे आदमी को क्या लगता? पढ़ने से जब नौकरी नहीं मिलती तो पढ़ने की क्या जरूरत? तो ये ऐसा हमारे आदमी को लगता है, और वो चाहते हैं ऐसा ही आप सोचो। तो पहले उत्साह कम किया, नौकरियां कम किया, और अब प्राइमरी एजुकेशन खत्म कर रहे हैं, जड़ों में गर्म पानी डाल रहे हैं। यूनिवर्सिटियों को सरकार ने पैसा देना बंद कर दिया। तो क्या हो गया? यूनिवर्सिटियां फीस कई गुना ज्यादा बढ़ा दे रही। आम आदमी पढ़ा ही नहीं पाएगा। प्राइमरी एजुकेशन खत्म, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन महंगी हो गई। आपके बच्चों के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। तो ये बड़ी साजिश हो रही। टीचरों को भी इसीलिए फंसाया जा रहा है दुनिया भर के काम में। और केवल इतना ही नहीं फंसाया गया, फिर कहा टीचर टेट पास करे। अरे भैया, जो 20 साल से पढ़ा रहा है, 25 साल से पढ़ा रहा है, 10 साल से पढ़ा रहा है, 15 साल से पढ़ा रहा है, वो पढ़ाते पढ़ाते अभी इतना योग्य नहीं हो गया, अब उसको परीक्षा पास करने की जरूरत है। अनपढ़ आदमी को तो आपने भर्ती नहीं किया था, पढ़े लिखे आदमी को भर्ती किया था, बीएड करने वाले को भर्ती किया था, तमाम लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को भर्ती किया था, उनको ट्रेनिंग दिया था, फिर वो 20 साल से पढ़ा रहे हैं। अब उनके अंदर कौन सी योग्यता की कमी आ गई? सोचा टीचर का दिमाग फ्री नहीं रहना चाहिए, फ्री रहेगा तो जरूर बच्चों को पढ़ाएगा। इसके दिमाग में हरदम टेंशन रहेगी चाहिए, तो टेंशन डाल दिया, टेट पास करो नहीं तो नौकरी से निकाल। अब टीचर क्या कर रहा है? ऑनलाइन कोचिंग कर रहा है। जब वो खुद ही ऑनलाइन कोचिंग कर रहा है, खुद ही तैयारी में बिजी हो रहा, तो बच्चे को क्या पढ़ाएगा? क्या पढ़ाएगा बच्चे को? तो ये सारा कुछ हो रहा है, और ये सारा कुछ साजिश के तहत हो रहा है। एक काम नहीं हो रहा। जो संविधान से हम लोगों को हक अधिकार मिला, पहले तो हम लोग समझ नहीं पाए, और जब समझने लगे, अपना हक अधिकार लेने लगे, उसके लिए लड़ने लगे, तो साजिश करके वो अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। ये हमको समझना है। तो कुत्तों की भी गिनती होती है, मगर ओबीसी की नहीं होती। जब मैं ऐसा बोलता हूं तो बहुत सारे ओबीसी के लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो कुछ ओबीसी के लोगों ने मुझको कहा कि पटेल जी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। हमने कहा ज्यादा क्या हो जाता है? कहा यही आप कहते हैं कुत्तों की हो रही है मगर ओबीसी की नहीं हो रही है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है, ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन आप कहते कुत्तों की हो रही है, ओबीसी की नहीं हो रही, तो बुरा लगता है। तो हमने कहा बुरा लगने के लिए ही मैं बोलता। तो बुरा लगने के लिए क्यों बोलता हूं? हमारी कोई दुश्मनी है? दुश्मनी निकालने के लिए थोड़ी बोलता। बुरा लगने के लिए क्यों बोलता हूं? ये जो ओबीसी है ना, इसके जो दिमाग की गाड़ी है ये बंद हो गई। अब ये बंद हो गई है, जैसे घर में अगर गाड़ी बंद हो जाए, मान लो गाड़ी खड़ी है, आपकी मोटरसाइकिल है, कार है खड़ी, और 6 महीने तक सेल्फ नहीं लगाया तो क्या होगा? बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, गाड़ी बंद हो जाएगी। गाड़ी बंद हो जाएगी, आप सेल्फ लगाओगे, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज है। तो फिर क्या करोगे? फिर आदमी 2-4 हट्टे कट्टे नौजवानों को ढूंढता है और कहता है भाई थोड़ा पीछे से धक्का लगा, और जब धक्का लगती है गाड़ी को तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अब एक बार स्टार्ट हो गई
फिर तो गाड़ी के अंदर भी सारा सिस्टम है बैटरी चार्ज करने का, बार बार धक्का नहीं लगाना है, एक बार धक्का लगाकर स्टार्ट करना। ऐसे जो ओबीसी है इसको दुनिया भर का ज्ञान है, ज्ञान में कोई कमी नहीं है, दुनिया भर का ज्ञान इसके पास है, लेकिन अपने बारे में इतना सा भी ज्ञान नहीं। दुनिया भर का ज्ञान है लेकिन अपने हक अधिकार के बारे में इतना थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं। मैं तो हर जगह जहां जाता हूं तो अपने लोगों के हाथ खड़े करवाता हूं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ा क्या, जब ओबीसी वालों का हाथ खड़ा करवाता हूं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट कितने लोगों ने पढ़ा, वो लोग हमारा चेहरा देखते, हम उनका चेहरा देखते, तो हम समझ जाते हैं पढ़ा नहीं है, बहुत कठिन सवाल पूछ लिया गया है, इससे चेहरा देख रहा है। तो हम कहते हैं अच्छा चलो देखा है, फिर भी चेहरा देखते हैं, पढ़ा भी नहीं देखा भी नहीं। अरे आप दुनिया भर की जानकारी रखते हो, जिस मंडल कमीशन की वजह से आपको अधिकार मिले उस मंडल कमीशन में क्या लिखा है, कितना लागू हो गया, कितना बचा हुआ है, आप उसको पढ़ते ही नहीं तो आप लड़ाई किस आधार पे, कैसे आप लड़ाई लड़ोगे? तो हमारे लोगों को दुनिया भर की जानकारी है, अपने बारे में जानकारी नहीं, क्योंकि अपने बारे में सोचने का इनके पास समय नहीं है। ये देश के बारे में ज्यादा सोचते हैं। देश के बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ब्राह्मण इनसे जब देश के बारे में सोचवाते हैं तो ब्राह्मण इसलिए देश के बारे में नहीं सोचवाते कि देश का भला होना चाहिए, बहाना देश का बनाते हैं, भला ब्राह्मण अपना करते हैं और ओबीसी के लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। तो ओबीसी के लोगों का इसलिए मैं मानता हूं इनके दिमाग की गाड़ी बंद है, अब इसको धक्का लगाना है। अब ऐसे कह दें गिनती नहीं हो रही तो धक्का ही नहीं लगता, जब कहते कुत्ते की नहीं हो रही, बिल्ली की हो रही है, गधे की नहीं हो रही। फिर पूछते हैं जो ट्रेनों में बसों में जो ताली बजा बजा कर मारते हैं उनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग? जो भी कहते हैं तो इनकी भी होती है, थोड़ा और धक्का लगता है, उनकी भी होती है, हमारी नहीं होती। तो जब ये धक्का लगता है तो इससे बहुत लोगों की गाड़ी चल जाती है। जब वो चल जाती है फिर हमें धक्का देने की जरूरत नहीं है, फिर वही चलता रहता है, हमारी गिनती नहीं हो रही, हमको हक अधिकार नहीं मिल रहे। एक बार धक्का लगाकर गाड़ी स्टार्ट करना पड़ता है, उसके बाद तो वो चलती ही रहती है। तो ओबीसी की ये समस्या है, ओबीसी की हजारों समस्या है और उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? हजार समस्या ओबीसी की मान लीजिए है, उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारी क्या समस्या है ये हम नहीं जानते, ये पहले नंबर की समस्या है। बाकी अगर ये पता हो जाए तो सब समस्या का समाधान है। हमारी क्या समस्या है ये हम नहीं जानते, ये पहले नंबर की समस्या है और इसलिए दूसरे तीसरे का कोई मामला नहीं है, हम तो पहले पहला ही लेकर चल रहे हैं कि ओबीसी को पता चल जाए कि इसकी समस्या क्या है। जब समस्या पता चल जाएगा तब लड़े। अब समस्या नहीं है उसको कहते मुसलमान समस्या है, ईसाई समस्या है, तो कभी मुसलमान से लड़ रहा है, कभी ईसाई से लड़ रहा है, कभी कहते शेड्यूल कास्ट वाले समस्या है, तो कभी कभी शेड्यूल कास्ट वालों से लड़ देता है, कभी कभी जहां आदिवासी रहते तो उसको समझा दिया आदिवासी समस्या है, तो कभी कभी उससे लड़ लेता है। अब जिससे लड़ना है उसको छोड़कर बाकी सबसे लड़ ले रहा है। अब भाई आजादी के 78 साल में कितने मुसलमान देश के प्रधानमंत्री बने? गिनती है, एक तो बना, एक भी मुसलमान नहीं बना। कितना शेड्यूल कास्ट का आदमी बना? एक भी नहीं बना। कितना शेड्यूल ट्राइब का आदमी बना? एक भी नहीं बना। अरे तो इनसे कास्ट लड़ने से क्या फायदा जब इनका कभी बना ही नहीं, तो हमारी समस्याओं के लिए ये जिम्मेदार थोड़ी है। जो बढ़ रहे हैं लगातार और हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं वो हमारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार है, लेकिन जो बन रहे हैं वो हमको कह रहे हैं तुम्हारी समस्या मुसलमान से लड़ना, तुम्हारी समस्या क्रिश्चियन से लड़ने से ठीक होगी,
तुम्हारी समस्या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से लड़ने से ठीक हो, वो ओबीसी को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और ओबीसी भ्रमित इसलिए हो रहा है क्योंकि ओबीसी को पता ही नहीं है कि हमारी मूल समस्या क्या है और किसने पैदा किया। जैसे मान लीजिए आजादी के 78 साल को अभी इटावा के एक यादव भी गए कथा कहने के लिए। जब इटावा के एक यादव भी गए कथा कहने के लिए तो ब्राह्मणों को शक हो गया कि ब्राह्मण तो नहीं लग रहा है ये जो कथा कहने आया। तो ब्राह्मणों ने कहा आधार कार्ड दिखाओ। तो यादव जी ने आधार कार्ड दिखाया हो, ब्राह्मणों ने पता लगा लिया क्योंकि इस मामले में इनकी नाक कुत्ते की नाक से भी ज्यादा तेज होती है बिरादरी सूंघने के मामले। तो सूंघ लिया, कहा यह तो यादव जी है और यादव जी कथा कह रहे हैं, तो बड़ा गलत काम कर रहे हैं। तो यादव जी किसकी कथा कहने गए थे? भागवत कथा कहने गए। भागवत कथा किसकी है? कृष्ण भगवान की है। और कृष्ण भगवान किसकी जाति के हैं? तो पंडितों ने ही बताया यादव जाति के। अब यादव जी अपने जाति के भगवान की कथा कहने गए। पंडितों को बर्दाश्त नहीं हुआ, पहले तो पिटाई किया, फिर संतोष नहीं हुआ तो मुंडन करवाया, और इतने से भी संतुष्ट नहीं हुए तो मूत्र भी छिड़कवाने का काम किया। तब ये समस्या मुसलमान पैदा कर रहे हैं, क्रिश्चियन पैदा कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट पैदा कर रहा है, शेड्यूल ट्राइब पैदा कर रहा है, कौन पैदा कर रहा है ये समस्या? ये समस्या ब्राह्मणवाद की वजह से है। और ब्राह्मणवाद क्या है? गांधीवाद किसको कहते? गांधी की विचारधारा गांधीवाद, अंबेडकर की विचारधारा अंबेडकरवाद, लोहिया की विचारधारा लोहियावाद, तो ब्राह्मणों की विचारधारा ब्राह्मणवाद। तो ये जो व्यवस्था है जिसके आप पिता ओबीसी के लोग हैं, गिनती नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? कौन रोक रहा है? किसको डर है कि हम कब्जा किए हैं, गिनती हो जाएगी तो इनका कब्जा हो जाए? जो कब्जा किया उसको डर है ना, ब्राह्मणों को डर। अंग्रेज तो बाद में आए, मुगल बाद में आए। अंग्रेजों और मुगलों के पहले ब्राह्मणों ने व्यवस्था बनाई और कहा इनको पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, धन रखने का अधिकार नहीं होगा, शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं होगा, बोलने का अधिकार नहीं होगा, सुनने का अधिकार नहीं होगा, और अगर इनके कान में शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला कर, उच्चारण करे तो जीभ काट लेनी चाहिए, आंख से देखे तो आंख में सूजा डाल देना चाहिए। ऐसे ऐसे कानून तो कभी मुगलों ने नहीं बनाए, कभी अंग्रेजों ने नहीं बनाए। ये कानून तो ब्राह्मणों ने बनाए थे और अंग्रेजों और मुगलों के पहले बनाए थे, और ओबीसी के लोगों को शूद्र घोषित किया, शूद्रों में से कुछ लोगों को अछूत घोषित किया। आज जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जिनका छुआ नहीं खाते ब्राह्मण, और ब्राह्मणवादी विचारधारा के शिकार ओबीसी के लोग भी नहीं खाते। ये व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। ब्राह्मणों ने शूद्रों में से ही कुछ लोगों को एक पायदान और नीचे गिरा दिया, इनको अछूत बना दिया। अब ज्यादातर ओबीसी को लगता है कि ये जो अछूत जिनको बनाया गया यही शूद्र है, वो शूद्र नहीं है, उनको अनटचेबल बनाया गया। और शूद्रों में से ही हम वो एक ही थे, हमें से कुछ लोगों को निकालकर अनटचेबल घोषित किया। अब ब्राह्मण सोचे अगर सबको घोषित कर दे तो खिलाएगा कौन? खिलाने पिलाने के लिए कुछ लोग होने चाहिए। तो इनको बताया, उनको क्या बताया? ब्राह्मणों की सेवा करना ही तुम्हारा धर्म है। तो कुछ समझदार लोगों ने पूछा सेवा करने से क्या मिलेगा? तो कहा इस जन्म में कुछ नहीं। कहा इस जन्म का बताएंगे, बार बार आकर दरवाजे पर पूछता रहेगा, कभी तक मिला नहीं, कभी सेवा किया। तो कहा इस जन्म में कुछ नहीं मिलेगा। तो कहा कब मिलेगा? तो कहा अगले जन्म में मिलेगा। अब अगले जन्म में मिलेगा तो हिसाब किताब का मामला ही खत्म हो गया। तो इस जन्म में बताता तब कोई हिसाब किताब लेता कि कितना मिलना नहीं मिलना।
तो हमारे ओबीसी के लोगों ने, यादव जी दूध दही घी पैदा करते थे, जम के खिलाए, अभी भी खिलाते। कुर्मी भी अनाज पैदा करते थे, जम के खिलाए, अभी भी खिलाते। अभी बड़ा बड़ा भंडारा यही लोग करवाते। मौर्या जी सब्जी भाजी जम के खिलाए, जितना खिला सकते थे। दाढ़ी बाल बनाने वाले जम के बनाए, लोहे लकड़ी सामान बनाने वाले जम के दिए, पानी भरने वाले, डोली उठाने वाले, सब व्यवस्था कि धन्य हो गए ब्राह्मण की सेवा करके। ये जन्म तो गड़बड़ा गया है, पिछले जन्म में नहीं किए होंगे सेवा, गड़बड़ हो गया, शूद्र के घर पैदा हो गए, कम से कम अगला जन्म सुधार लेते हैं। तो अगला जन्म सुधारने के चक्कर में हजारों जो हमारी पीढ़ियां थी, उन्होंने ब्राह्मणों की सेवा किया और निष्काम भाव से सेवा की। मतलब कोई आशा अपेक्षा नहीं है कि इसके बदले में कुछ मिलेगा। एक ही उम्मीद थी कि अगला जन्म सुधर जाएगा और अगले जन्म में हम भी ब्राह्मण बन सके। तो हमारे लोग अगले जन्म में ब्राह्मण बनने के चक्कर में हजारों पीढ़ियां ब्राह्मणों की सेवा की, फिर भी ब्राह्मण नहीं बने। तो जब हम ये कहते हैं तो हमसे कुछ लोग पूछे, आप देखने गए थे नहीं बने, आपको कैसे पता नहीं बने? हमने कहा, अरे भाई 1931 में गिनती हुई थी तो ब्राह्मण 3.5%। अभी बिहार में गिनती हुई तो भी वही हाल है। अगर ओबीसी वाले बढ़ जाते, ब्राह्मण हो जाते, तो ब्राह्मणों की संख्या 3.5 से बढ़ जाती कि नहीं बढ़ जाती? अब ओबीसी 64% है, इसका मतलब ये इधर का इधर ही रह गया, उधर गया ही नहीं। मतलब हमारे आदमी को मूर्ख बनाया गया पुनर्जन्म के नाम पर। होता नहीं है, मगर जो नहीं होता है वही बताया गया और इसके नाम पर ही मूर्ख बनाया गया और हमारे लोग बन गए। एक बनाने वाला है, एक बनने वाला है। अगर बनने वाला तैयार ना हो तो बनाने वाला बना नहीं सकता है। तो बनने वाला अज्ञानता में बन जाता है, तो हमारे लोगों को बनाया गया और ये व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने देखा, अरे आदमी जैसे ही तो लग रहे हैं ये लोग, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है, किसी के गले में मटका, किसी के पीछे झाड़ू बना। तो अंग्रेजों ने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। ज्योतिबा फूले पढ़े और ज्योतिबा फूले जब ब्राह्मण मित्र की बारात में गए तो ब्राह्मणों ने ज्योतिबा फूले को धक्का मार दिया, बाहर कर दिया। ये माली आदमी हमारे शादी में आ गए। तो ज्योतिबा फूले को बहुत अपमान लगा और अपमान लगा तो ज्योतिबा फूले ने सोचा क्या करें, हमारा आपका कोई अपमान करेगा तो हम एक आदमी से लड़ेंगे जो अपमान करेगा। लेकिन ज्योतिबा फूले का अपमान हुआ तो ज्योतिबा फूले सोचने लगे कि हमसे पहले हजारों लोगों का अपमान हुआ होगा, हमसे बाद भी हजारों लाखों लोगों का अपमान होगा, ये अपमान क्यों हो रहा? ये सब सोच रहे थे, बहुत दुखी थे। तब तक उनके सामने से जिनके गले में मटका और पीछे झाड़ू बना था, ऐसे लोग गुजर रहे। ज्योतिबा फूले ने देखा, मुझे धक्का मारा गया, मैं इतना दुखी हूं, इनके गले में मटका बंधा हुआ, पीछे झाड़ू बंधा हुआ, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे क्यों दुख हो रहा है, इन्हें क्यों दुख नहीं हो रहा, मुझे क्यों बुरा लग रहा है, इन्हें क्यों बुरा नहीं लग रहा? तो ज्योतिबा फूले को समझ में आया, मेरे अंदर मान सम्मान की, स्वाभिमान की भावना है और वो भावना इसलिए है क्योंकि मैं पढ़ा लिखा। अब जब इनको कभी सम्मान मिला ही नहीं, जो चीनी ना खाया हो तो चीनी का स्वाद क्या होता है कैसे पता चले? जब इनको कभी सम्मान मिला ही नहीं तो इनको अपमान कैसे लगेगा? पहले सम्मान मिलता है तब आदमी को अपमान लगता है। तो ज्योतिबा फूले ने सोचा पढ़ाना सबसे पहले जरूरी है और 1 जनवरी 1848 को पहला स्कूल खोला और कहा, बिना विद्या के मत नहीं, बिना मत के गति नहीं, बिना गति के वित्त नहीं, बिना वित्त के शूद्र भूखे। तो ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ जिसके हम लोग शिकार थे,
इसके खिलाफ ये लड़ाई थी, ज्योतिबा फूले की लड़ाई। बाद में जिसको साहू महाराज ने चलाया, बाबा साहब ने चलाया और संविधान बना। अगर ये लड़ाई नहीं चलती तो अंग्रेज के देश छोड़कर चले जाते, हमको आपसे कुछ नहीं मिलता। ये जो संविधान बना, ये ज्योतिबा फूले, साहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई की वजह से संविधान बना। और उसकी वजह से आज जो हमारे पास थोड़ा बहुत है वो उसकी वजह से, लेकिन संविधान तो बन गया। और संविधान में लिख दिया गया कि हर आदमी का एक वोट होगा, उसकी एक ही कीमत होगी, एक आदमी एक वोट डालेगा। और ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से पहले ही मनवा लिया था। अब ब्राह्मणों के सामने संकट था। ब्राह्मण अंग्रेजों को इसलिए थोड़ी भगा रहे थे कि पटेल जी को राज करना है, यादव जी को राज करना है, मौर्य जी को राज करना है, पाल जी को प्रधानमंत्री बनाना है, गौतम जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसके लिए ब्राह्मण कांग्रेस पार्टी बनाकर अंग्रेजों को भगा रहे थे, इसके लिए नहीं भगा रहे थे। ब्राह्मण चाह रहे थे कि अंग्रेज भाग जाएंगे तो देश पर हम कब्जा कर लें और फिर हम अपनी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को फिर से मजबूती के साथ लागू कर देंगे। जो अंग्रेजों के राज में कमजोर हो रही है उसको हम फिर से मजबूत कर। तो देश 15 अगस्त 1947 को आजाद। नेहरू जी 1946 में प्रधानमंत्री बन गए थे। बनना था सरदार पटेल को, गांधी जी ने वीटो पावर लगाया और नेहरू को बनाया। और 1951 में जब जनगणना का समय आया तो नेहरू जी ही देश के प्रधानमंत्री थे। तो नेहरू जी ने क्या किया? जाति के आधार पर गिनती बंद कर दी और धर्म के आधार पर गिनती शुरू कर दिया। और धर्म के आधार पर जो गिनती किया उसमें हिंदू के नाम में ओबीसी को भी डाल दिया। चालाकी समझ रहे? अगर जाति के आधार पर गिनती होती तो क्या होता? सबको पता चलता कि ब्राह्मण 3.5%। आज भी पता है क्या लोगों को? हम लोगों के अलावा कोई बताता ही नहीं ब्राह्मण 3.5%। और जो हम बोलते ब्राह्मण 3.5% है, लोग क्या करते? ब्राह्मणों के खिलाफ बहुत बोलते। अरे हमने कहा भाई 3.5 का अगर 3.25, 3.25 बोले तब तो खिलाफत हुई। अगर 3.5 का पूरा 3.5 बोल रहे हैं कि ब्राह्मण 3.5% है तो आप उसमें कहा अरे जितना है उतना ही बोल रहे हैं, 1 भी % कम करके नहीं बोल रहे हैं तो विरोध में कहा बोल रहे? नेहरू जी को पता था ब्राह्मण 3.5%। अगर जाति के नाम पर गिनती हुई तो ये आंकड़ा बार बार आएगा, ब्राह्मण 3.5%, ब्राह्मण 3.5%, ब्राह्मण 3.5%। तो ओबीसी सोचेगा हम 52%, एससी सोचेगा हम 15%, एसटी सोचेगा हम 7.5%, माइनॉरिटी सोचेगा हम भी 15-20%। तो ये ज्यादा संख्या वालों का कोई कुछ नहीं बनता। ये 3.5 वाले बार बार प्रधानमंत्री बने जा रहे हैं, बार बार बने जा रहे हैं, यही बन रहे हैं, यही बना रहे हैं। अरे हम लोग इतनी संख्या वाले क्या करेंगे? अगर जाति के आधार पर गिनती होती तो ये सवाल खड़ा होता, और ये सवाल खड़ा होता तो ये लोग इकट्ठा होते और ये कहते कि ज्योतिबा फूले का जो रास्ता था, साहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार का जो रास्ता था, उस रास्ते पर चलो, सब लोग इकट्ठा हो जाओ और अपना राजपाट स्थापित करो मूल्यवासियों का। ये होगा। और इसके लिए तो बाबा साहब अम्बेडकर कोशिश ही कर रहे थे। इसलिए लखनऊ में जब ओबीसी के लोग बाबा साहब को मिलने के लिए गए थे और ओबीसी के लोगों ने बाबा साहब को कहा था कि आप हम लोगों की भी लड़ाई लड़िए, तो बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोग एक साथ आ गए उस दिन गोविंद वल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण आपके जूते का फीता खोलने में भी गर्व महसूस करें। गोविंद वल्लभ पंत कोई हल्के फुल्के आदमी नहीं थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और ये बात काशीराम जी ने, जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ तो जब विधानसभा में लड़ाई हुई तो केसरीनाथ त्रिपाठी को उठाकर विधानसभा से बाहर लाना पड़ा। तो ये बात जो बाबा साहब ने कहा था, ये बात तो मान लो। तो
तो नेहरू जानते थे कि ऐसा तो डॉक्टर अम्बेडकर कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण 3.5% है। ब्राह्मण पहले अपने को हिंदू नहीं मानते। कब तक? जब तक उनको ये नहीं पता चला कि अब सबको वोट डालने का अधिकार मिल जाए। ब्राह्मण क्या कहते थे? जो टैक्स देता है उसको वोट डालने का अधिकार, जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ा लिखा है उसको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, सबको नहीं होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा सबको होना चाहिए, जो बालिक हो जाए वो वोट डाले। तो कहा कैसे? अनपढ़ आदमी कैसे वोट डालेगा? तो कहा चुनाव निशान बना दो। मान लो अगर लिखा जाए रामलाल कोई चुनाव लड़ रहे हैं, अब अगर लिखकर आ गया मशीन में रामलाल, तो अनपढ़ आदमी वोट कैसे डालेगा? नहीं डाल सकता। लेकिन अगर प्रचार कर दिया गया कि रामलाल का चुनाव चिन्ह टेम्पो ऑटो है, ये प्रचार हो गया रामलाल का चुनाव चिन्ह ऑटो, तो अनपढ़ आदमी जाता है, खोजता ऑटो कहां है और ऑटो पर मोहर लगा देता है और रामलाल को वो चला जाता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयास की वजह से भारत में चुनाव चिन्ह आया। दुनिया के तमाम देशों में चुनाव चिन्ह नहीं है। ये बाबा साहब की कोशिशों की वजह से सबको वोट डालने का अधिकार। अच्छा, सब वोट डालेंगे भी और किसी के वोट के बैलों में कोई अंतर नहीं होगा कि ग्रेजुएट आदमी वोट डालेगा तो 2 गिना जाएगा, टैक्स ज्यादा देता है वोट डालेगा तो 3 गिना जाएगा, पूंजीपति है तो 10 गिना जाएगा। ऐसा नहीं है। अदानी डालेगा 1 गिना जाएगा, अंबानी डालेगा 1 गिना जाएगा, हम डालेंगे तो 1 ही गिना। मतलब एक वोट सबको डालना है और सबकी कीमत एक ही है, एक ही सबका वोट गिना जाए। इससे ज्यादा दुखद खबर ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं। ब्राह्मणों ने सोचा हम 3.5% वाले अपने वोट से तो गांव में सरपंच नहीं बना सकते। अभी ब्राह्मण प्रचार करते, क्या प्रचार करते? ये विधानसभा हमारी बाहुल है, ये विधानसभा हमारी बाहुल है। चाहे उस विधानसभा में घूमो, एक भी बड़ा गांव इनका मिलता, एक भी बड़ा गांव इनका 500 घर का 200 घर का ऐसा मिलता, लेकिन बैकवर्डों के तो तमाम गांव के गांव ही मिल गए, सूर्यकाश के गांव के गांव ही मिल गए। इनका नहीं मिलता, फिर इनका बाहुल है। अगर जनगणना हो जाए ना तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कितना बाहुल। तो नेहरू जी इस बात को समझते थे कि गांधी जी की कृपा की वजह से एक बार तो बन गए, अब तो पब्लिक तय करेगी। तो ओबीसी को ब्राह्मणों के खाते में जमा करना होगा। तो पहले ब्राह्मण कहते थे हम हिंदू नहीं है, कहते थे हम हिंदू नहीं है, हिंदू गाली है। दयानंद सरस्वती ने लिखा, जब मुगलों दबिया में रहे, ब्राह्मणों ने महल घेर लिया सुल्तान का और कहा कि हम हिंदू नहीं, हम तो ब्राह्मण हिंदू नहीं। क्यों ब्राह्मण कहते हैं हिंदू नहीं? क्योंकि जब हम इतिहास की किताबें पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है सिंध से हिंदू बना, सिंध से हिंदू बना, मतलब जो सिंध पे रहने वाले थे उसको हिंदू बोला गया। तो इसका मतलब ये धार्मिक शब्द नहीं है, ये भौगोलिक शब्द है। अगर इस बात को सही मान लिया जाए तो ये कोई धर्म नहीं है, ये भौगोलिक शब्द है। जैसे जौनपुर वाला जौनपुरिया हो गया, प्रतापगढ़ वाला प्रतापगढ़ी हो गया, आजमगढ़ वाला आजमगढ़ी हो गया, मुरादाबाद वाला मुरादाबादी हो गया, ऐसे ही जो सिंध प्रांत के रहने वाले लोग थे वो सिंध से उनको हिंदू कहने लगे। लोग ब्राह्मण तो जानते थे हम तो यहाँ के हैं ही नहीं, हम काहे तो हिंदू है। तो ब्राह्मणों ने मुगलों का घर घेर लिया और कहा कि हम हिंदू नहीं है और जजिया कर नहीं देंगे। जो ब्राह्मण कहते थे हम हिंदू नहीं है, उन ब्राह्मणों की गिनती पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू के नाम पर गिनना शुरू किया और ओबीसी को उनके साथ में क्लब कर दिया, ओबीसी को उनके साथ में जोड़ दिया। कांग्रेस के लोगों ने हिंदू महासभा बनाई। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि कांग्रेस में हिंदू महासभा, कांग्रेस ने हिंदू महासभा बनाई और कांग्रेस हिंदू महासभा का अधिवेशन उसी पंडाल में होता था। जब कांग्रेस का अधिवेशन खत्म तो तुरंत ही उसी पंडाल में हिंदू सभा महासभा का अधिवेशन शुरू। क्यों? ब्राह्मण समझ गए अब ब्राह्मण ब्राह्मण कहने से फायदा नहीं है, लोकतंत्र आ रहा है, संख्या की वैल्यू है,
ज्यादा संख्या वाला ही चुनाव जीतेगा। अब ब्राह्मण ब्राह्मण कहेंगे तो ब्राह्मण को वोट कोई नहीं देगा और कोई वोट नहीं देगा तो हम जीतेंगे कैसे? तब हिंदू बन जाओ। तो ब्राह्मणों ने हिंदू का चोला पहन लिया, ओढ़ लिया और हमारे गली मोहल्ले में आने लगे। और क्या कहेंगे? तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, गर्व से कहो। अब शेड्यूल कास्ट का आदमी, शेड्यूल ट्राइब का आदमी, ओबीसी का आदमी देख रहा था ब्राह्मण इतनी दूर से चला जाता, परछाई नहीं पड़ने देता। आ रहा है, गली में आ रहा है, मोहल्ले में आ रहा है, भाई भाई बता। कितना बढ़िया बात है, पंडित जी भाई बता रहे हैं। वो खुश हो गया, खुश हो गया हिंदू के नाम पर। और इतने तो नहीं रुका, ओबीसी में थोड़ा देशभक्ति की भावना भरना पड़ता है। ओबीसी में जब थोड़ा देशभक्ति की भावना भरी जाती है तब ओबीसी को लगता है अब लड़ने की जरूरत है। तो कहा एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। दिन दूर नहीं है जब देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाए, सारे हिंदू इकट्ठा हो। ओबीसी का आदमी सोचा क्या देश पर कब्जा होने रोकना बहुत जरूरी है। पंडित जी बताने आए उनके साथ चलो, सब वोट इन्हीं को जाना चाहिए। जो 52 वाला था उसका मामला खेला खत्म और 3.5 वाला 52 वाले को मूर्ख बना करके बहुसंख्यक हो गया। जो अल्पसंख्यक था वो बहुसंख्यक हो गया और जो बहुसंख्यक था उसके वोट की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि उसका वोट हिंदू के नाम पर ब्राह्मणों के खाते में जमा हो गया। अगर ब्राह्मण अलग गिना जाता तो 3.5% होता और 3.5% होता और ओबीसी SC/ST की बस्ती में जाता और कहता कि ओबीसी भाइयों, हमारे पूर्वजों ने आपको शूद्र बनाया, हमको बहुत दुख है, लेकिन आप हमको वोट दे दीजिए। शेड्यूल कास्ट के भाइयों, कुत्ता थाली चाट जाता है तो पवित्र होता है, आप छू लेते हो तो घर से बाहर हम लोग कर देते हैं। ये हमारे पूर्वजों ने बनाया, लेकिन आप हमको वोट दे दीजिए। आदिवासी भाइयों, हमारी वजह से आप जंगल में रहने के लिए मजबूर हुए, लेकिन वोट हमको दे दीजिए। तो ओबीसी SC/ST का आदमी क्या करता? कहता अच्छा, इतना दिन से तो यही ढूंढ रहे थे, कौन किया ये सब? लाठी किधर है निकालो तो थोड़ा, आज मिल गया, यही मेरे को बनाने वाला। तो ब्राह्मणों ने सोचा इससे वोट नहीं मिलेगा, लाठी मिलने की संभावना है। तो ब्राह्मणों ने कहा ये ठीक नहीं है, ये हिंदू वाला ठीक है। तो तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू। और फिर थोड़ा मुसलमानों के खिलाफ भड़काना, तो इससे फिर ओबीसी के देशभक्ति का स्वरूप थोड़ा चढ़ जाएगा। जब चढ़ जाएगा तो पूरी तरीके से हमारे साथ खड़ा हो जाएगा और ये खड़ा करके लगातार ओबीसी का समर्थन ब्राह्मण ले रहे हैं और लगातार ओबीसी का सत्यानाश भी ब्राह्मण कर रहे हैं। ओबीसी को ये बात समझ में नहीं। तो ब्राह्मण क्या कह रहे हैं? मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो 500 साल में, 600 साल में, 700 साल में, 800 साल में जब पैदा करते करते बढ़ा लेंगे तब कब्जा करेंगे। 800 साल बाद के कब्जे को रोकने के लिए आज से ही ब्राह्मणों को सत्ता में बिठा दिया। और छोटी सी बात नहीं समझ पाए कि जब यही बता रहे हैं कि ये पैदा करते करते संख्या बढ़ाएंगे तब कब्जा करेंगे, तो हमारी संख्या तो आज ही ज्यादा है, हम ही कब्जा क्यों नहीं कर लेते? ये तो छोटा सा बात है, ये छोटी सी बात नहीं समझ पाए। तो ये जनगणना जो रोकी गई है, ये जनगणना केवल हक हिस्सा देने का मामला नहीं है, ये राजपाट हासिल करने का, राजपाट हथियाने का मामला है। अल्पसंख्यक ब्राह्मण ओबीसी को अपने साथ में लेकर बहुसंख्यक बन रहे हैं और इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों में आम सहमति है। 51 और 61 में नेहरू जी ने रोका, 71 और 81 में इंदिरा जी ने रोका, 2001 में अटल जी ने रोका। अभी तक कांग्रेस वाले रोक रहे थे, बीजेपी वाले आए। और ओबीसी के लोगों के सबसे प्रिय नेता कौन? अगर ओबीसी के आदमी को पूछो सबसे बढ़िया नेता देश का कौन है, कहे अटल जी, तुरंत बोलेगा अटल जी, 1 सेकंड नहीं लगाएगा। क्यों? सोचता कम है, सुनता ज्यादा है।
जो सुनता है उस प्रचार का शिकार हो जाता है और वही बोलता है। ब्राह्मणों ने प्रचार किया कि देश का सबसे बढ़िया नेता तो अटल बिहारी है। हमारा आदमी भी सुनता है, क्या कहता है, उससे पूछो बढ़िया सबसे नेता कौन, अटल बिहारी। ऐसे कुछ नौजवान टीचर लोग थे, हमने कहा तो पुरानी पेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए आपको, कहा उसके लिए तो दिल्ली गए थे हम लोग आंदोलन करने के लिए। तो किसने बंद किया पता है? नहीं पता। तो अटल जी ने बंद किया, जिनको आप सबसे अच्छा नेता बता रहे हो। तो अपने लोगों का हाल ऐसे ही है कि वो पूरे ताह तक किसी मामले में नहीं जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता तो उसको क्या कहते, वो कौवा जा रहा कान लेके जा रहा, तुम्हारा तो कान नहीं देखता, तो कौवे को देखता तुम्हारा कान ले गया कि नहीं ले गया। वैसे ही लोग उधर देखते, अपनी स्थिति नहीं देखते। 2011 में मनमोहन सिंह थे, मगर जिम्मेदारी प्रणब मुखर्जी को दे दिया कांग्रेस वालों ने, ब्राह्मण को फिर दे दिया और फिर प्रणब मुखर्जी ने धोखा कर दिया। और इसको दबाने के लिए बाबा रामदेव आए, अन्ना हजारे को लाया गया आरएसएस के द्वारा। एक ने कहा काला धन विदेशों में जमा है उसको लाएंगे, दूसरे ने कहा देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, जब लोकपाल आना चाहिए, और जब तक जब लोकपाल नहीं आएगा आमरण अनशन पर बैठे बैठे मर जाऊंगा, लेकिन रामलीला मैदान छोड़कर नहीं जाऊंगा। बाबा रामदेव लड़की का कपड़ा पहनकर मैदान से कूदकर भागे स्टेज से, पूरी खबर बन गई। लालू जी ने कहा सारा योग सिखाया था, ये खुद योग किसी को नहीं सिखाया था, ये अपने पास ही रखा था। तो ये खबर बड़ी बनाने के लिए, ताकि जनगणना के मुद्दे को दबाया जा सके, तो बड़ी खबर बनाने के लिए योग का मामला। फिर अन्ना का मामला चला। अपने ओबीसी के जो लोग हैं तो क्या करते, कोई मामला अगर टीवी अखबार में हाईलाइट है तो सोचते हैं कुछ पॉपुलैरिटी तो मिल जाएगी हमको। तो अपने ओबीसी वाले मोटरसाइकिल निकाले और उसमें बड़ा बड़ा झंडा लगाए और फिर जुलूस निकाले, हर जिले में निकाले, आपके अमेठी में भी निकाले रहे होंगे, यहाँ भी निकाले रहे होंगे, गौरी गली में भी निकाले रहे होंगे। तो निकाल करके क्या कहा, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना। उधर जनगणना का मामला दबाया जा रहा है इन लोगों को आगे करके, इधर हमारे इन लोग शामिल हो गए, मैं भी अन्ना तो भी अन्ना। तो हमने कहा कुछ लोगों को, अरे मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, ये ओबीसी की गिनती दबा दे रहे हो। कहा पटेल जी, राजा हरिश्चंद्र के बाद पहला ईमानदार आदमी धरती पर आया है, ऐसा लग रहा है अन्ना हजारे, और वो भी मर जाएगा, उसका जान बचाना जरूरी है, गिनती देख रहे हैं। तो हमने कहा जिस दिन अन्ना हजारे, जिस दिन गिनती का मुद्दा दब जाएगा, उस दिन अन्ना हजारे अखबार के पन्ने से गायब हो जाए। अभी दिखाई दे रहे अन्ना हजारे, कहीं दिखाई दे। मैं महाराष्ट्र गया था, जैसे यहाँ यात्रा चल रही है वैसे वहां चल रही थी, तो महाराष्ट्र में मैंने पूछा, अरे अन्ना जी का कुछ पता नहीं चल रहा, यूपी वाले ढूंढ रहे हैं। तो कहा यूपी वाले क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे हमने कहा दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसमें आधे यूपी वाले भी शामिल हैं। तो लोग कह रहे अन्ना जी भी किसान है, वो दिखाई नहीं दे रहे इसके लिए। तो वहां के लोगों ने बताया, कहा एक दिन अन्ना जी का अखबार में बयान छपा था कि हमारा इस्तेमाल कर लिया गया। तो हमने कहा अब पछताए का होता है, जब चिड़िया चुप गई थे तब पछताने से क्या होता। एक दिन अभी जल्दी में प्रशांत भूषण का बयान आया। प्रशांत भूषण सीनियर अधिवक्ता है, वकील है वहां सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं था अन्ना आंदोलन की बैकबोन, मतलब रीढ़ की हड्डी आरएसएस था, ये मुझे पता ही नहीं। अब उतने ज्यादा विद्वान अधिवक्ता जिसको कहा जाता है, उनको भी छल लिया लोगों ने, उनके साथ भी धोखा हो गया, वो भी समझ नहीं पाए। और इस सारे की पीठ पर सवार होकर मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री हो गए, क्योंकि ये सारे आंदोलन के पीछे ही आरएसएस थी, जनगणना के मुद्दे को दबाने के लिए। और ये दबाने की ही क्रम में मोदी को ओबीसी बनाकर मैदान में उतार दिया गया। मोदी की जाति पहले ओबीसी में नहीं थी, जब मोदी मुख्यमंत्री बने तब उनकी जाति ओबीसी में गई। तो
तो मोदी जी ने क्या कहा, मैं पिछड़ी जाति का। फिर क्या कहा, चाय बेचने वाला। अपने आदमी ने सोचा अपना भी है और गरीब भी है, फिर बैकवर्ड भी है और गरीब भी है, हम भी गरीब, ये भी गरीब, हम भी बैकवर्ड, ये भी बैकवर्ड। फिर कहा लोग हमारा अपमान करते। तो अपने आदमी ने कहा एकदम अपने जैसा दुखिया आदमी है, हम लोगों का भी अपमान होता है, मोदी जी का भी अपमान होता है। फिर कहा काला धन वापस लाए। लोगों ने कहा देश के बारे में सोच रहा। फिर कहा 15-15 लाख सबके खाते में डाल देंगे। कहा ये तो मसीहा है, आदमी नहीं है, तो मसीहा है। आज तक कोई ऐसी बात किया ही नहीं है, आज तक कोई ऐसी बात। फिर क्या कहा, किसानों की इनकम 2 गुना कर दे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दे। और क्या कहा, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमे। अब घूमेंगे कब पता नहीं, लेकिन उस समय तो घूम ही लिए थे, उड़ गए थे, जमीन से 2-4 फुट ऊपर चले गए। तो घर का एक आध समझदार आदमी दूसरे पार्टी का प्रचार करता था। टीवी पर इतना जोर प्रचार था मोदी का कि जब वो प्रचार करके दूसरे पार्टी का अपने घर आता था तो उसका बेटा बोलता था हर हर मोदी, घर घर मोदी। वो प्रचार कर रहा है दूसरी पार्टी का, जब वो घर आता था उसका बेटा बोलता था हर हर मोदी, घर घर मोदी। मुझे लोग मिलते रहते हैं, अब कहते हैं एक बार 2014 में पाप हो गया मोदी को लाने का, तो हमने कहा उसके बाद तो खुद ही आ जाएगा आपको लाने की, उसके बाद जरूरत ही क्या है, एक बार आपने मौका दे दिया तो उसके बाद तो खुद ही आ रहा है, अभी आप लाओ या ना लाओ उसका कोई मतलब ही नहीं। अब हमारे समाज का 99% आदमी नजदीक से हवाई जहाज नहीं देखा, नजदीक से नहीं देखा। इसलिए जब ऊपर से हवाई जहाज जाती है ना तो ऐसे तब तक देखता है जब तक इतना छोटी छोटी नहीं दिखने लगती है, तब तक देखता रहता है, क्योंकि नजदीक से कभी देखा नहीं हवाई जहाज। और जितने एयरपोर्ट है उसके आसपास भीड़ लगी रहती है, किस काम के, कार खड़ा करके लोग खड़े रहते हैं, मोटरसाइकिल खड़ी करके, साइकिल खड़ी करके। क्यों खड़े रहते, हवाई जहाज उड़ रही है देखना है, इसके लिए खड़े रहे। उसको कहा उड़ेंगे हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले। तो जब मैं जाता हूं ना गांव में तो पहले हवाई चप्पल देखता हूं लोगों को, तो जब हवाई चप्पल देखता हूं ना उसमें टाका लगा हुआ है, तो हवाई चप्पल भी बिना टाके का कम ही दिखाई देता है, ज्यादातर हवाई चप्पलों में टाका लगा हुआ है, और किसी में तो कई कई टाके लगे हुए हैं, एक टाका नहीं, टाके पर टाका, टाके पर टाका, मतलब जब तक उसका टुकड़ा टुकड़ा होता है तब तक लोग टाका लगा है। इसका मतलब यह है हवाई चप्पल भी ठीक से पहनने के हालत में लोगों को नहीं छोड़ा गया। और जो लोग हवाई जहाज से चल रहे हैं, आप उनका भाषण सुनो संसद में सांसदों का, तो क्या कह रहे हैं, वो हल्ला मचा रहे हैं, अरे मोदी जी किराया कम कराओ, हमें चलने में दिक्कत हो रही है। जो कहा था हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, हवाई चप्पल तो पहन नहीं पा रहे, टांका लग रहा, और जो हवाई जहाज में घूम रहे थे वो खुद ही हल्ला मचा रहे हैं कि अरे बहुत किराया बढ़ गया है, कम कराओ एलेटिस का। एयरपोर्ट पर पानी नहीं पी पा रहे, खाना नहीं खा पा रहे, इतना ज्यादा महंगाई है वहां पर। आप कभी चाहो तो आपको पता चलेगा कि 7 रुपए में आधा लीटर का पानी मिले। तो ये लोग पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, तो किया धरा कुछ नहीं, सपना दिखाकर सपना खरीद लिया, सपना बेच दिया लोगों का, किया धरा कुछ नहीं। और इसके आधार पर मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने। ओबीसी वाले तो इसी बात पर खुश थे, चलो पहली बार बन रहा है और बन जाएगा तो जनगणना कितना बड़ा काम है। अरे ये लोग जनगणना के लिए लड़ रहे हैं, जब ओबीसी ही प्रधानमंत्री बन जाएगा तो प्रधानमंत्री के लिए जनगणना कितना बड़ा काम है, तो एकदम इतना छोटा काम। तो प्रधानमंत्री तो जनगणना कर ही लेगा ऐसा हमारे लोग समझ रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 14 में जीत गए, 19 में जीत गए, 24 में थोड़ा बैसाखी पर है मगर है।
अभी 1.5 पैर वाली सरकार है। ये जो आधा पैर है, ये हम लोगों के चिल्लाते चिल्लाते लोगों को समझ में आया, अभी आधा पैर गायब हो गया है, अभी 1.5 पैर वाला है। आधा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार लगा के रखते हैं, इसलिए खड़ा है, तो 1.5 पैर वाली सरकार हो गई। तो ये 24 में हो गया। अब गिनती कब होना था? 11 के बाद 23 में होना था। 21 निकल गया, 22 निकल गया, 23 निकल गया, 24 निकल गया, 25 निकल गया, 26 चल। आपको याद होगा जब पहलगाम का हमला हुआ था, उसके बाद भारत पाकिस्तान में लड़ाई शुरू हो गई थी। जब लड़ाई शुरू हो गई थी, अचानक मोदी के दोस्त को जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? अरे अमेरिका वाले ट्रंप चाचा, अरे उनके लिए यज्ञ हवन करते रहते हैं मोदी वाले सब। तो ट्रंप चाचा ने वहां से ट्वीट किया अमेरिका को, और क्या कहा? हमने युद्ध रोकवा दिया। और कैसे रोकवा दिया है? तो भारत के ऊपर दबाव डाल के कि तुम्हारे साथ व्यापार समझौता नहीं करेंगे, अगर युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ बंद नहीं करोगे तो व्यापार समझौता नहीं करेंगे, ये डर दिखा करके बंद करवा दिया। तो भारत में जो नेता थे वो सब चिल्लाने लगे, विपक्ष वाले, अरे भाई पहली बात तो ये है कि जब पाकिस्तान ने मौका ही दे दिया था लड़ने के लिए, तो कम से कम पाकिस्तान ने जो कश्मीर का हिस्सा कब्जा किया है उतना कम से कम छुड़वा लेते, तब लड़ाई बंद करते। पहले ही बंद कर दिया। अच्छा चलो बंद कर दिया तो आप ही बताते कि बंद कर दिया। ये अमेरिका वाला बता रहा है और कह रहा है कि हमने डरा करके धमका करके भारत को बंद करवा दिया। ये तो भारत की प्रभुता के साथ खिलवाड़ है। तो लोग सवाल उठा रहे हैं, सरकार कोई जवाब दे नहीं रही। तो उसी समय मोहन भागवत जी नरेंद्र मोदी से मिले, और मिलने के बाद में खबर आई अचानक कि कैबिनेट में मंजूरी दे दिया जाति जनगणना को। एक मुद्दा दबाने के लिए दूसरे मुद्दे का यूज कर लेते हैं, और जाति जनगणना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया। ये मामला चलने लगा, लोग खुश हो गए कि अब तो जनगणना होता रहेगी। मगर हम लोग तो जान रहे थे। फिर जनगणना का गजट निकला राष्ट्रपति के द्वारा, उसमें कहीं नहीं लिखा था जाति जनगणना हो। तो हम लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन अपने लोगों को बहुत ज्यादा यकीन है, भोले वाले लोग हैं, जल्दी विश्वास कर लेते। जैसे जो जैसा होता है वैसा ही दूसरे को समझता है। जैसे अपना आदमी अगर झूठ बोलने का प्लान न बना के बैठा है, झूठ नहीं बोल पाएगा। एकाएक उससे कोई चीज पूछ लो, एकदम सही सही बताएगा। पहले से मन बना के बैठा होगा तभी झूठ बोल पाएगा, नहीं तो नहीं बोल पाएगा। तो अपना आदमी जो है वो ईमानदार है, तो दूसरे को भी ईमानदार समझता है। कहा कैबिनेट में पास हो गया, तब भी आप कह रहे हैं नहीं होगा। तो हम लोग कह रहे थे नहीं होगा। अभी जब जनगणना शुरू होने जा रही है अप्रैल से, तो उसका सवाल जारी किया गया कि क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। उसमें सब पूछा जा रहा था, आपके घर की फर्श किस चीज की है, कच्ची है कि पक्की है, कंक्रीट की है, टाइल्स लगा है कि पत्थर लगा है, आपके घर की दीवार किस चीज की है, आपके घर का टीन छत किस चीज का है, आपके घर में कितने कमरे हैं और कितने लोग रहने वाले हैं, आप पानी कौन सा पीते हो, आपके घर में टीवी है कि नहीं है, रेडियो है कि नहीं है, टेलीफोन है कि नहीं है। ऐसी बहुत सारी जानकारी इसमें सवाल पूछे जा रहे हैं। और एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि घर का मुखिया एससी है कि एसटी है कि अन्य है। क्या पूछा जा रहा है? घर का मुखिया एससी है या एसटी है या अन्य है। तो ओबीसी कहां है? ब्राह्मणों के खाते में अन्य वाले। अब मान लो मोदी जी बहुत ईमानदारी से ओबीसी का विकास करना चाहते हैं। वैसे ऐसा अभी तक सोचा नहीं है उन्होंने, लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि वो करना चाहे। अगर सोचा होता तो बजट में पैसा दिया होता। बजट में ओबीसी के विकास के लिए कितना पैसा मिला पता है? 0। अब जाओ कृषि विभाग में जाओ और पूछो ओबीसी के लिए क्या क्या योजना है, उसके लिए कितना बजट है। अब बोलेगा इनके लिए कुछ नहीं। आप दूसरे विभाग में जाओ, वहां भी बोलेगा इनके लिए कुछ नहीं। हाँ एससी के लिए है, ओबीसी के लिए कुछ नहीं।
मोदी जी ओबीसी, ओबीसी के लिए बजट कितना है विकास के लिए? 0। मतलब सोचा नहीं अभी तक विकास करने का, तीसरे टर्म में भी नहीं सोच पाए। मगर मान लो करना चाहते तो पता होना चाहिए सरकार को कितने ओबीसी कच्चे मकान में रहते, कितने ओबीसी पक्के मकान में रहते, कितने ओबीसी के पास मकान ही नहीं, कितने साफ पानी पी रहे हैं, कितने गंदा पानी पी रहे हैं, कितने घर में इतने सदस्य हैं कि उतना बड़ा मकान नहीं है, ज्यादा मकान की जरूरत है, कितने के पास सरकारी नौकरी, कितने के पास प्राइवेट नौकरी, कितने के पास नौकरी नहीं, कितने के पास इतना जमीन है कि उनका जीवन यापन हो सकता है, कितने के पास इतना कम जमीन है जीवन यापन नहीं हो सकता। जब ये सारी जानकारी होगी तभी तो विकास की योजना बनेगी। तो ये जानकारी ही कलेक्ट नहीं हो रही, तो जानकारी अन्य के नाम पर हो रही, तो अन्य में तो सब आ गए, ओबीसी की तो कलेक्ट नहीं हो रही। जब ये हो नहीं रही है इसका मतलब सरकार ओबीसी के विकास की योजना चाहकर भी नहीं बना सकती, क्योंकि उसके आंकड़े ही कलेक्ट नहीं कर रही है, तो विकास कैसे हो? इसका मतलब यह है कि ओबीसी के पैर पर कुल्हाड़ी चलाई जा रही है। आप एक मूर्ख से मूर्ख आदमी खोजो, जो सबसे ज्यादा मूर्ख आप जिसको समझते हो अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, आप खोजो और उसको कहो ये कुल्हाड़ी पकड़ो अपने पैर पर मारे, तो मूर्ख आदमी क्या कहेगा? मूर्ख आदमी कहेगा आप हमको मूर्ख समझते हो, आप समझते हो, लेकिन हम इतने मूर्ख नहीं है कि अपना पैर अपने हाथ से काटे। मतलब मूर्ख आदमी भी अपना नुकसान नहीं करेगा। अब मोदी जी तो मूर्ख है नहीं, तो विद्वान आदमी है, तभी तो देश के प्रधानमंत्री है। अब विद्वान होकर मोदी जी कुल्हाड़ी चला रहे हैं ओबीसी के पैर पर, तो क्यों चला रहे? क्योंकि कुल्हाड़ी वो चला रहे हैं, चलवा कोई और। एक मुख होता है, एक मुखौटा होता है। एक चेहरा हमारा दिख रहा है, इस पर मुखौटा लगा ले तो जिसका मुखौटा होगा उसका चेहरा दिखेगा। सबसे पहले मोदी को आरएसएस वालों ने कहा कि ये हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, फिर बीजेपी वालों ने कहा ये प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, फिर हमने आपने चुना, देश की जनता ने चुना और वो प्रधानमंत्री बने। तो सबसे पहले किसने घोषित किया? आरएसएस ने। तो सबसे पहले किसका बात मानी जाएगी? आरएसएस की। मतलब नियंत्रित कौन कर रहा है? आरएसएस के ब्राह्मण नियंत्रित कर रहे हैं और वो जनगणना नहीं होने दे रहे हैं। तो एक पोजीशन है, एक पावर है, एक रिमोट से चलाया जाता है, एक डायरेक्ट चलाया जाता है। ये रिमोट वाला मामला है। कठपुतली की नाच देखा है कि नहीं? कुछ लोगों ने, पुराने लोग देखे होंगे, क्योंकि हम लोगों के बचपन में एकदम आखिरी था कठपुतली की नाच का। तो उसमें कठपुतली नाचते हुए दिखती थी, मगर नचाने वाला नहीं दिखता था। मोदी जी दिखते हैं, आरएसएस का इशारा जो पीछे से हो रहा है, क्या करना क्या नहीं करना है, वो आरएसएस का इशारा नहीं दिखता है, बस मोदी जी दिख रहे हैं। तो ये देश में ये सब हो रहा है और ओबीसी का सत्यानाश करने का कार्यक्रम चल रहा है। और केवल ओबीसी का ही नहीं, अभी मोदी जी ने कसम खा लिया, एक भी चीज नहीं बचने देंगे जो अदानी अंबानी को, पूंजीपति को नहीं दे दे। तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सरकारी नौकरी तो सरकारी जगह है, सरकारी जगह खत्म, सरकारी नौकरी खत्म, और आरक्षण कहां है? सरकारी नौकरी में है, तो आरक्षण भी खत्म। तो आपका मामला खत्म, पढ़ाई पहले खत्म, आरक्षण भी खत्म, ओबीसी एससी एसटी का मामला खत्म। ये सारा मामला खत्म करने का कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, आप किसानों को एमएसपी दे दें तो किसान फायदे में आ जाए। अरे अभी घाटे में है तो 750 किसान शहीद हो गए जमीन नहीं देने पूंजीपतियों को, इसके लिए लड़के शहीद हो गए। घाटे में रहने के बावजूद किसान अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहा। अगर एमएसपी गारंटी मिल जाए तो किसान तो फायदे में हो जाएगा। किसान जब मुनाफे में हो जाएगा, किसान की जमीन अदानी को कैसे मिलेगी? सब कुछ तो मोदी जी दे रहे हैं, किसानों वाला देने में उनको बहुत दिक्कत आ रही, बहुत दिक्कत आ रही थी। इसलिए सोच रहे कौन सी तरकीब निकाला जाए, किसानों की जमीन पूंजीपतियों को दे दिया जाए, तभी पूरा देश पूंजीपतियों की मुट्ठी में
होगा। तो इसके लिए 3 कानून लाए गए थे, अब वो सफल नहीं हुए। कभी अमेरिका से ट्रेड डील चल रही, आप लोगों ने सुना होगा, अमेरिका से व्यापार समझौता चल रहा है और उसमें कृषि उत्पाद और डेयरी प्रोडक्ट पर समझौता हो रहा है, ऐसा चर्चा है। अगर अमेरिका का कृषि उत्पाद और डेयरी उत्पाद भारत में आ गया तो भारत का किसान मर जाए, क्योंकि वो इतना सस्ता यहां पर देगा कि भारत के किसान की लागत ही नहीं आएगी। जैसे अभी कपास जो आ रहा है अमेरिका से, अमेरिका रोज कहता है इतना टैक्स लगा रहा है, इतना टैरिफ बढ़ा रहा है, और ये टैरिफ माफ कर रहे हैं, कपास पर कोई टैरिफ नहीं। तो अभी जो अमेरिका का कपास भारत में आ रहा है वो भारत के किसानों से काफी सस्ता है। तो भारत के किसान का क्या होगा? तो किसान को मजबूर किया जा रहा है ताकि ये जमीनें भी पूंजीपति को दी जा सके। तो सब कुछ अदानी अंबानी को देने की साजिश चल रही है। अभी यूजीसी का मामला चल रहा है, यूजीसी में सरकार क्या कर रही है पता नहीं, दे दिया दे दिया दे दिया दे दिया दे दिया। ओबीसी एससी एसटी क्या सोच रहा, दे दिया सरकार ने, यूजीसी दे दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सरकार का वकील चुप। पहले कमजोर कानून लाया, फिर अपने लोगों का विरोध करो। जब ब्राह्मण विरोध करेंगे तब ना ओबीसी एससी एसटी जागेगा, लग रहा हमको कुछ मिला है। और जब तक वो विरोध नहीं कर रहा तब तक हमारा जागता ही नहीं कुछ मिला है हमको। तो पहले ब्राह्मण सड़क पे उतरे, यूजीसी के खिलाफ है, यूजीसी के खिलाफ। हमारे आदमी को लगा रहा कुछ सरकार ने दिया, तो हमारे लोग लगा दिया है, तो सरकार कह रही हम झुके नहीं है, हम दिए हैं। तो हमारा आदमी समझ रहा दिया है। उधर मामला कोर्ट में ले गए वो लोग जब मामला कोर्ट में ले गए, सरकार का वकील तुषार मेहता पेश हुआ, चुप। सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है स्टे दे रहे, सरकारी वकील चुप। सरकारी वकील का क्या काम था? सरकारी वकील का बोलना मतलब सरकार का बोल, मतलब सरकार चुप है और सरकार चुप है, इसका क्या मतलब है? सरकार ने कहा इनको इतना समझ में थोड़ी आता है एससी एसटी ओबीसी को, इनको तो हम बता रहे हैं दे दिया, तुम समझ जाओ कि उनको कुछ देना नहीं है, स्टे हो गया। एक तो पहले उसमें कुछ नहीं था और जो था उसको भी स्टे कर दिया, अभी कुछ है नहीं उसमें। तुम समझ जाओ इनका वोट लेना है, संख्या ज्यादा है, ये जागृत हो गए। जब ये तुम्हारे खिलाफ ही है, तुम्हारे खिलाफ ही मुद्दा उठा करके वोट हम ही ले ले। ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। अभी उत्तर प्रदेश की कहानी बता के समाप्त कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी पिछले दिनों से ओबीसी एससी एसटी का मामला बहुत चल रहा था और 24 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा हो गए कुछ हद तक, और इकट्ठा हुए तो बीजेपी चुनाव हार गई लोकसभा में उत्तर प्रदेश में। तो ये ब्राह्मणों ने सोचा अगर ये ऐसे ही इकट्ठा रहे तो लोकसभा हारे तो 27 का विधानसभा भी हार जाए, इनको मूर्ख बनाना जरूरी है। तो एक ब्राह्मण विधायक के घर कई ब्राह्मण विधायक इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होकर मीटिंग किया। मीटिंग ब्राह्मण विधायकों ने किया, बीजेपी के लोगों ने उसका विरोध किया ताकि चर्चा बननी चाहिए। फिर विधायकों ने क्या कहा? 3 बात कही। पहली बात कही सरकार हमारा नहीं सुनती, सरकार मतलब योगी सरकार ब्राह्मणों का नहीं सुनती, पहली बात। दूसरी बात कहा संगठन भी हमारा नहीं सुनता, संगठन मतलब भाजपा पार्टी भी ब्राह्मणों का नहीं सुन रही है। और तीसरी लाख टके की बात कहा आरएसएस भी हमारा नहीं सुनता। अब जब ऐसा कहा तो ऐसा कहने के पीछे का क्या मकसद था? ये जो विपक्ष के लोग जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी पर काम कर रहे थे, ये काम बंद करके ब्राह्मणों पर काम करना शुरू कर, और वैसा ही हुआ। जो ओबीसी एससी एसटी की माइनॉरिटी की बात कर रहे थे वो क्या कहने लगे, हमारे पास आओ हम सुरक्षा देंगे। शिवपाल जी ने कहा हम देंगे, अखिलेश जी ने कहा कि हम राम मंदिर से बड़ा परशुराम मंदिर बनाए, मायावती जी ने कहा ये कब ब्राह्मणों के हुए, हम ब्राह्मणों के हैं, हम ब्राह्मणों को सुरक्षा देंगे, हमारे पास आओ। अब उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दुखिया कौन हो गए? जिनकी आरएसएस
जिनकी बीजेपी है, जिनकी सरकार है, वही दुखिया हो गए। और जिनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, जिनकी हत्याएं हो रही हैं, जिनकी मूंछ रखने की वजह से पीटा जा रहा है, घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीटा जा रहा है, घड़ा मटका छूने की वजह से हत्या हो रही है, कथा भागवत कहने की वजह से पीटे जा रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर अब कोई अन्याय उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। SC ST OBC माइनॉरिटी के ऊपर अब सारा का सारा अन्याय केवल ब्राह्मणों के ऊपर हो रहा है। पूरा फोकस विपक्ष के लोगों का ब्राह्मणों के ऊपर आ गया है। ब्राह्मण जानते हम तो 3.5%, बीजेपी का RSS क्या जानते? अरे 3.5 की बात करेंगे तो ये तो हमारे साथ है ही, उनकी बात करने की क्या जरूरत है? इनकी बात होनी चाहिए। और यही जब चिल्लाएंगे कि बीजेपी RSS में ब्राह्मणों की सुनवाई नहीं है, तो OBC SC ST को लगेगा हमारी सुनवाई है, तो इधर बना रहेगा। तो संख्या किसकी ज्यादा है? और फिर वो जो चिल्ला रहा है वो तो जानबूझकर न चिल्ला रहा है, वो फिर धीरे से आ जाए, कहेगा बीजेपी जैसी भी हो है तो अपनी ही, तो इधर ही चलो। तो ये जो चल रहा है नाटक और नौटंकी, ये नाटक नौटंकी भी थोड़ा हम लोगों को समझने की जरूरत है। नहीं तो हमारे लोग दयालु लोग हैं, कोई रोता है तो उसके साथ रोने लगते हैं, वो 4 रोए तो हमारे बहुत सारे लोग उनके साथ नेता लोग रोना शुरू कर दिए हैं, विलाप करना शुरू कर दिए हैं। उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। आखिरी बात ईवीएम का इसमें विषय है, वो बता देता हूं। शायद आप लोग वोट डालने जाते, कितनी यूनिट होती है जब वोट डालने जाते हैं? कितना डब्बा रखा होता है? 2 रखा होता है, 3 रखा होता है? 2 तो अंदर रखा होता है और एक पीठासीन अधिकारी लेके बैठा होता है। पीठासीन अधिकारी यहां से बटन दबाता है, तब कहता है जाओ वोट डालो। तो जहां घेरा गया होता है वहां 2 डब्बा होता है, एक में निशान बना होता है और एक में जिसको वोट डालते हैं उसको दिखाई देता है कि जिस निशान पर हमने दबाया वही निशान छप के आया और उसकी पर्ची गिर गई। तो जो पीठासीन अधिकारी के पास है उसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। और जिस पर निशान छपा होता है उसको बैलेट यूनिट बोलते हैं। और जिसमें छप के निशान दिखता है उसको पेपर ट्रेल बोलते हैं। ये 3 होता है। तो हम वोट कहां डालते हैं, बटन कहां दबाते हैं? बैलेट यूनिट में, जिसमें निशान बना होता। फिर हम देखते हैं जिसको हमने वोट दिया उसी को मिला क्या, तो देखते हैं पेपर ट्रेल में वो निशान की पर्ची छप के हमको दिखाई देती है। फिर वो पर्ची कट कर उसी बॉक्स में गिर जाती है, वहीं जमा हो जाती है। तो ये 2 बात हो गई। और तीसरा कंट्रोल यूनिट है जो कि पीठासीन अधिकारी के पास में है। तो गिनती किसकी होती है? इन तीनों में जो 3 डब्बे हैं, तीनों में गिनती किसकी होती है? कंट्रोल यूनिट की होती है। तो हमने बटन दबाया बैलेट यूनिट में, देखा हमने पेपर ट्रेल में, और गिनती हो रही है जो पीठासीन अधिकारी अपने पास लेकर बैठा है कंट्रोल यूनिट का। तो हमने जो बटन दबाया, मान लो हमने टेम्पो का, ऑटो का बटन दबाया, ऑटो का बटन दबाया और हमने उसमें ऑटो देखा, पर्ची में ऑटो देखा कि ऑटो छपा। लेकिन जो पीठासीन लेकर बैठा कंट्रोल यूनिट, उसमें ऑटो ही जमा हो रहा है कि घोड़ा जमा हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? कि गधा जमा हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? गिनती तो जो वो लेके बैठा है उसकी हो रही ना। गिनती जहां आप देख रहे हैं उसकी नहीं हो रही है, गिनती जो वो लेके बैठा है उसकी हो रही है। और उसमें जो आप देख रहे हो वही जमा हो रहा है कि दूसरा जमा हो रहा है, या जमा होने के बाद बदल जा रहा है। वैज्ञानिक युग में तो कुछ भी संभव है। तो ये तो पता नहीं चल रहा, ये पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब है अंधकार है। अंधकार है का मतलब ये है, संविधान कहता है चुनाव स्वतंत्र होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए और पारदर्शी होने चाहिए। तो पारदर्शी कहां? जब दिखाई नहीं दे रहा पारदर्शी कहां? जो वोट हम डाल रहे हो कंट्रोल यूनिट में कैसे जमा हो रहा है, पता है किसी को? नहीं पता। नहीं पता है तो चुनाव पारदर्शी नहीं है, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया
और सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को कहा, पहले पेपर टेल नहीं था, पर इसको पारदर्शी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये पर्ची निकालने वाली व्यवस्था दे दिया, पेपर टेल दे दिया, और कहा इन केस ऑफ डिस्प्यूट, मतलब विवाद की स्थिति में अगर मान लो 10 कैंडिडेट लड़े, उसमें से एक कैंडिडेट खड़ा हो कि ये हमको मशीन की काउंटिंग मंजूर नहीं है, ये जो पेपर टेल में पर्ची जमा है इसकी गिनती करो, अगर मशीन का जो डेटा है और जो पर्ची की गिनती है दोनों बराबर आ गई तो हम मान लेंगे चुनाव सही। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इन केस ऑफ डिस्प्यूट पर्चियों की मैनुअल रिकाउंटिंग होनी चाहिए, मतलब पर्चियों का 100% मिलान होना चाहिए। लेकिन हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? मान लीजिए यहां चोरी हो जाए, इतने लोग बैठे, अब संचालक जी अनाउंस कर दें कि भाई कोई जाएगा नहीं, सबकी तलाशी होगी, ये सामान चोरी हो गया, तो जो चोर नहीं होगा पहले से ही जेब वोब निकालेगा, लो देखो कुछ नहीं है, तो भाई हम बैठे हैं जांच करो, आओ देखो, और जो होगा वो खड़ा हो जाएगा, विरोध करेगा, मीटिंग में आए हैं तलाशी देने, विरोध करेगा। ऐसे ही अगर चोरी नहीं हो रही है तो जब आप पर्ची निकाल ही रहे हो तो एक नया पैसा ज्यादा खर्चा नहीं करना है। पर्ची तो छप ही रही है, पर्ची तो जमा ही हो रही है, एक नया पैसा ज्यादा नहीं खर्च करना, केवल उसको गिन लेना, और गिन लेने से क्या हो जाएगा, पूरे देश के मतदाताओं को यकीन हो जाएगा कि मशीन ठीक काम कर सही है। तो अगर चोरी नहीं है तो छोटा सा काम करने में क्या दिक्कत? सब कुछ तो कर रहे हो, कुछ अलग से कुछ करना नहीं, केवल गिनना है उसको और कुछ नहीं करना। लेकिन अगर चुनाव आयोग ये छोटा सा काम मिलान करने के लिए तैयार नहीं है तो इससे ये बात प्रमाणित होती है कि दाल में काला है, और इसका उपयोग करके बीजेपी चुनाव जीत रही है। इसलिए ईवीएम से जो पेपर टेल निकल रहा है उसका मिलान नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि इसका मिलान करो, और अगर मिलान नहीं कर रहे हो तो आप बैलेट पेपर से चुनाव करो। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर हम लोग यात्रा चला रहे हैं। तो समय बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए बहुत सारी बात नहीं करनी है, इतना इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं। लेकिन एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये लड़ाई अगर हमको जीतना है तो संगठन की ताकत हमको मजबूत करना हो, क्योंकि संगठन की ताकत नहीं होगी तो ये लड़ाई हम जीत नहीं सकते। तो संगठन की ताकत कैसे बनेगी? संगठन को गांव गांव तक, बूथ लेवल तक पहुंचाना होगा। अभी हम लोगों ने सेंटर से टारगेट किया कि 6 लाख गांव में 15 लाख बूथों तक संगठन का जाल हम लोगों को फैलाना है। तो अभी गौरीगंज वालों को, अमेठी वालों को 6 लाख गांव की चिंता तो नहीं करना है। आपके यहां जितने गांव हैं उसका प्लान बनाइए, और हर हफ्ते मीटिंग करके प्लान बनाइए, और टीम बनाइए, टीम बनाकर हर टीम को टारगेट दीजिए कि इस हफ्ते इतना गांव, अगले हफ्ते इतना गांव, अगले हफ्ते बताएगा, गांव की लिस्ट लेकर बैठिए, बूथ की लिस्ट लेकर बैठिए, और हर हफ्ते का टारगेट अगर हम लोग बनाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल 2 साल के अंदर कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां हमारी यूनिट ना हो। जो 60 साल का आदमी, 65 साल का आदमी, 80 साल का, 85 साल का, 90 साल का, वो भी सोच सकता है कि आजादी देख कर जाए। अगर ये काम हमारे लोग करने का ठान ले तो 80, 85, 90 साल का आदमी भी आजादी देखकर जा सकता, क्योंकि 1 साल 2 साल का ही काम है। अगर 6 लाख गांव में संगठन का जाल बना, एक गांव से 50 आदमी तैयार किया तो 6 लाख गांव से कितना हो गया? 3 करोड़ आदमी। 100 तैयार किया 6 करोड़, 200 तैयार किया 12 करोड़, 250 तैयार किया 15 करोड़। 15 करोड़ सड़क पर उतरे तो 15 करोड़ तो तमाशा देखने आएंगे? नहीं आएंगे। अरे मदारी वाला डमरू बजाता है, 100-200 इकट्ठा कर लेता है, तो ये तो अधिकार के लिए 15 करोड़ उतरेंगे, 15 करोड़ तमाशा देखने आएंगे। कमजोर दिल वाले घरों में बैठकर कहेंगे सही कर रहे हैं। जैसे अभी जब हम लोग नागपुर गए थे तो अभी हम यात्रा में चल रहे हैं,
तो जिले जिले में कुछ लोग मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं सर आने की इच्छा तो बहुत थी लेकिन डर लग रहा था। तो जो डर लगने वाले हैं कम से कम वो घर में बैठ कर कहेंगे अच्छा कर रहे हैं, चौराहे पर बैठ कर कहेंगे अच्छी लड़ाई लड़ रहे, तो ये भी तो समर्थन ही हुआ ना। 30 करोड़ सड़क पर, 30 करोड़ घर में बैठकर समर्थन, तो 60, 65, 70 करोड़ का समर्थन हो सकता है। तो ये इतना बड़ा समाज डिमांड करने के लिए बना है क्या? ये जो यात्रा चला रहे हैं सरकार से डिमांड करने के लिए नहीं चला रहे हैं। अरे तुम ना करो, तुमको बधाई, तुम ना करोगे तो हमारा समाज जाग जाएगा तो हम ही कर लेंगे। ये इतनी बड़ी आबादी कमांड करने के लिए है, देश चलाने के लिए है, ये डिमांड करने के लिए नहीं है। अगर इतने बड़े लोग तैयार हो जाएंगे तो हम कमांड करने लायक, देश चलाने लायक हो जाएंगे। ये हमारे महापुरुष चाहते थे। बाबा साहब ने कहा शासन करती जमात बनना है। जगदेव बाबू ने कहा 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, शोषितों ने ललकारा है 90 भाग हमारा है। काशीराम साहब ने कहा वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चले। तो हमारे पूर्वज क्या करे? राज करो। हम क्या कह रहे हैं? कुछ लाए हो? वोट मारे नहीं जाता है तो हम क्या करें? कुछ लाए हो? पहले पुरुष ही कहते थे, अब महिलाएं भी कहने लगी है। मामला ज्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है। सही बता रहा हूं, का मजाक नहीं कर रहा हूं, काल्पनिक बात नहीं, वास्तविक बात आप लोगों को भी अनुभव होगा। तो ये स्थिति है। वो कह रहे तुम रहो राशन पर, हम रहेंगे शासन पर। तो हमको समझना होगा कि हम डिमांड करने वाले नहीं, कमांड करने वाले। और जब हम कमांड करेंगे तब भारत विश्व गुरु बनेगा। हमारे पूर्वजों ने बनाया था, सोने की चिड़िया बनाया था, अखंड भारत बनाया। ये तो टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, ये तो तोड़ने में लगे हैं। ये कहां अखंड बना रहे हैं? ये तो हमारे पूर्वजों ने बनाया। क्योंकि न्याय का जो चरित्र है वो मूल्यवासियों के पास में है, इनके पास नहीं। तो अंग्रेजों ने भी माना था कि न्याय का जो कैरेक्टर है वो मूल्यवासियों के पास है। हम लोग इसलिए कहते हैं कि अगर हमको मौका मिलेगा तो ब्राह्मणों को 3.5 देंगे। हमारे लोगों की इच्छा है कि भगा दिया जाए, लेकिन अभी हम लोग इससे सहमत नहीं है भगाने से। बेचारे कहां जाएंगे? कुछ लोगों की ये भी इच्छा है, दयावान लोग हैं हमारे। तो शांति से जो 3.5 वाला मामला है वो 3.5 लेकर शांति से रहो, संविधान के हिसाब से। देश तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, तुम्हें संविधान और कानून के हिसाब से चलना होगा। तो इस शर्त पर रह सकते हो। तो इसके लिए हम लोगों को गांव-गांव में अभियान चलाना है और अभियान चलाकर लोगों को तैयार करना है। तो इसके लिए आप लोग कोशिश करेंगे। इस आशा उम्मीद के साथ आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।